नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की पहचान न्यूज। मृतका नीलम के पति ने आज की पहचान न्यूज पर सुनाई आप बीती। जिस दिन जो शुक्रवार को आप अपनी पत्नी को परेशानी होने के बाद में हॉस्पिटल लेके गए, तो आपके साथ में क्या क्या स्थिति रही, किन किन हॉस्पिटलों में लेके गए आप और क्या क्या वहाँ की जवाबदेही रही, थोड़ा उसके बारे में अवगत कराइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी वाइफ को रात को पेन हुआ, दर्द हुआ और उसको सेक्टर 30 के अस्पताल, पहले तो ईएसआई ले गए हम लोग, जो कि मेरी वाइफ जॉब करती है C27 सेक्टर 58 वागो कंपनी में। उसके पास ईएसआई कार्ड था, ईएसआई होल्डर थी वो। हम कार्ड को लेके ईएसआई गए उसका ट्रीटमेंट के लिए। जब वहाँ ले गए, पहले आप ईएसआई हॉस्पिटल में लेके गए थे जी, तो वहाँ उन लोगों का बिहेवियर कैसा रहा आपके साथ? बहुत गंदा बिहेवियर है। वहाँ के तो आप कार्ड धारक हैं? बिल्कुल कार्ड धारक है और 5.5 साल से मेरा बेटा 6 साल का हो गया है। खाली उसकी डिलीवरी कराई थी हमने ईएसआई में, उससे बाद हमने कंटिन्यू हमारा पैसा कटता है। और मेरी वाइफ को भी 13-14 साल हो गए थे उस ऑफिस में काम करते हुए, यानी 13-14 साल के हम पुराने कार्ड होल्डर हैं। वहाँ से क्या कह के आपको बाहर कर दिया? वहाँ पर पहले तो कहा कि मतलब हम लेके गए तो इसके आदमी को बुलाओ। भाई साहब मैं अंदर गया, कहाँ से आया तू, कैसे लेके आया, तुझे पता नहीं कि इसकी कंडीशन कैसी हो रही है तुझे दिखाई नहीं देता, मुंह उठा के चले जाते हो, मरवाने लाए हो कैसे, ऐसे करके ट्रीट करने लगा। मेरी वाइफ ने जब मेरे को देखा, यार होता ही है कि कोई मेरे हस्बैंड को कर रहा है, तो वो और घबराने लग गई। मैंने कहा यार ऐसे करके मैं उसको दिलासा दे रहा, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हैं आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने अपनी वाइफ को खुद कपड़े पहनाए थे वहाँ पर। क्या बोल सकता हूँ मैं कि डॉक्टरों ने, मतलब एक बगल में लेडीज़ थी, उसको चद्दर उठा के फेंकी, ले इसे उड़ा दे। मतलब पीपी किट पहनने के बाद भी उनका बिहेवियर और उनका जो वार्तालाप और जो बात करने का तरीका था वो इतना गंदा था कि उसका कोई बयान नहीं कर सकता। वो तो तब है कि जो मेरी वाइफ थी वो खुद उसका खुद कार्ड लग रहा था, वो किसी के रेफरेंस से नहीं थी कि हस्बैंड का है उसका नहीं, वो खुद ऑनर थी उसकी का। वहाँ आधा एक घंटा करीब रखा उन्होंने, फिर उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप इनको लेके ना यहाँ नहीं होगा, सेक्टर 30 चले जाओ। जब सेक्टर 30 के लिए उन्होंने एम्बुलेंस कराई और सेक्टर 30 उन्होंने भेजा, हम वहाँ गए तो वहाँ पर कमरा नंबर 108, ठीक है, वहाँ पर गए और वहाँ पर डॉक्टरों ने दूर से ही देखा और कह दिया इनको कहाँ से आए हो। पहले तो पूछा उनकी वर्डिंग की, कहाँ से आए हो। हमने कहा जी खोड़ा से आए। ईएसआई वालों ने भी खोड़ा से आए हो, अच्छा आप यहाँ नहीं होगा, यहाँ गाजियाबाद जाओ, सीधा गाजियाबाद जाओ। उन्होंने सीधा छूटते ही बोला गाजियाबाद जाओ। ईएसआई हॉस्पिटल ने तो आपको वहाँ एडमिट किया, वो वहाँ रेफर किया था ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इस नंबर पे कर दूं? हाँ, नंबर है ये? तभी गए थे हम वहाँ पर सेक्टर 30 में हैं। अच्छा, और उन्होंने जब सेक्टर 30 पहुँचे हम लोग, तो वहाँ सीधा उन्होंने छूटते यही बोला कि आप वहाँ ले आ सकते हो, सरकारी अस्पताल गाजियाबाद में। उन्होंने कुछ नहीं देखा, एम्बुलेंस हमें बाहर ही छोड़ गई। हमने खुद व्हीलचेयर वगैरह करी और खुद अकेले अपने पेशेंट को वहाँ पर ले आके गए, है नहीं, वहाँ नहीं देखा। तो फिर क्या है, मेरी वाइफ का 1 हफ्ते से ट्रीटमेंट शिवालिक हॉस्पिटल में चल रहा था, ठीक है। तो सेक्टर 30 के पास में शिवालिक हॉस्पिटल है। मैंने अपने भाई से बोला यार प्लीज़ यार इनको शिवालिक ले चलते हैं, एटलीस्ट हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो मेरे वाइफ को ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कितने दिन एडमिट रही थी शिवालिक हॉस्पिटल में? शिवालिक हॉस्पिटल में मेरी वाइफ जिस दिन डिस्चार्ज हो गई वो 31 तारीख को वहाँ से एडमिट थी और 4 तारीख को डिस्चार्ज होकर आई हैं वो, और ये 5 तारीख की सुबह प्रॉब्लम होने लगी है उन्हें, ठीक है। जब सेक्टर वहाँ हम शिवालिक गए, सेक्टर 51 गए, तो उन्होंने छोड़ते ये बोला कि यार ये तो मेरे को कोविड का सस्पेक्टेड लग रहा है। मैंने कहा मैम एक चीज़ बताओ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो जब 4 दिन से आपके यहाँ पिछले 10 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन 4 दिन से मैंने एडमिट भी कर रखा था, आपने सारे टेस्ट भी करे, तब तो उसमें कुछ नहीं था। अभी 4 घंटे में इसको कोविड सस्पेक्टेड हो गया है। मैंने कहा 4 घंटे में कोविड। मैंने कहा मैम आप ट्रीटमेंट तो दो। कह रही यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप इन्हें कहीं भी सरकारी अस्पताल में ले जा सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ से क्या है, हमें नज़दीक पड़ा फोर्टिस हॉस्पिटल। मेरे को क्योंकि ट्रीटमेंट की जरूरत थी, मैंने ये नहीं देखा, लोग बोलते रहते सरकारी ठीक है, लेकिन मेरे को ट्रीटमेंट की जरूरत थी। फिर मैंने मूव करा फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ। फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए तो फोर्टिस हॉस्पिटल वालों ने इमरजेंसी में गए, वो देखा, कह रहे कि हाँ इसकी क्या नाम है तबीयत ख़राब है और यहाँ ले नहीं सकते। मैंने कहा मैम आप लो तो सही। कह रहे अभी यहाँ पर वेंटिलेटर पर डाल देंगे, ऑक्सीजन करेंगे तो 5-6 लाख का खर्चा आएगा, तो क्या तुम दे दोगे। मैंने कहा आप एटलीस्ट लो तो सही। कह रहे अभी तो तुम हाँ कर दोगे, फिर बाद में जब पेमेंट की बात आती है आप लोग लड़ते हो। उन्हें छूटता ये बोला आप लोग लड़ोगे फिर बाद में, हैं तो ऐसा करो आप यहाँ से इनको कहीं सरकारी अस्पताल में कहीं भी ले जाओ। तो वहाँ भी भर्ती नहीं किया? वहाँ भी भर्ती उन्होंने नहीं करा, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। कहने का मतलब है
कि फर्स्ट एड तो करते, उसको जो ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, मेरी वाइफ बार बार कह रही मेरे को ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो, वो उसको ऑक्सीजन भी नहीं दिया उन लोगों ने वहाँ पर, उसको ऑक्सीजन भी वो खुद अपने मुंह से बोल रही थी मेरे को एक इंजेक्शन लगा दो या जिससे मेरे को रिलीफ मिले, है ना, लेकिन किसी ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। फिर वहाँ से कहाँ ले गए? फिर वहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल से निकले, फिर हम गए जेपी हॉस्पिटल जो सेक्टर 128 में है, ठीक है। फिर जेपी हॉस्पिटल में पहुंचे तो जेपी हॉस्पिटल वालों ने कहा कि यार यहाँ तो यार बेड वगैरह है नहीं, देख लो पूरा फुल पड़ा हुआ है, हम लोग ले नहीं पाएंगे, ऐसा करो आप इनको ना शारदा हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है। फिर जब उन्होंने बोल दिया, एक पेपर पे लिख दिया, मैंने कहा सर जी लिखो तो सही, मतलब करो तो सही कि अगर हम शारदा ले जाए वहाँ एडमिट तो करेंगे, ट्रीटमेंट तो देंगे। तो उन्होंने एक पर्चा सा बनाया, लेकिन फिर भी जैसे हम वहाँ शारदा पहुँचे तो जैसे हमें मेरे भाई ने ऑटो वहाँ पर लगाया और मैंने अपनी वाइफ के लिए व्हीलचेयर वगैरह लिया, एक गार्ड सोचा भाई यार हमें इमरजेंसी में ले आना है, कह रहा ऐसा करो पहले तो पर्ची कटा लो। अब मुझे पता नहीं था पर्ची कौन सी कटनी है, मैं काउंटर पे बंदा बैठा हुआ था, मैंने कहा यार भाई एक पर्ची काट देना, उन्हें सीधा 4,500 रुपये मुझसे मांगे, मैंने काट दिया, कार्ड से पेमेंट कराई 4,500 की और उन्होंने पर्ची दे दी। मैंने ये भी नहीं देखा वो पर्ची थी किस चीज़ की, क्योंकि मेरे को तो अपना पेशेंट देखना था, बस खाली पर्ची मैं तो ट्रीटमेंट के लिए बग गया। इमरजेंसी की पर्ची नहीं थी वो बाद में डॉक्टर ने बताया तो कोविड-19 टेस्ट की पर्ची बनवाई है आप लोगों ने, कि यहाँ तो तुमने अफरा तफरी मचवा दी कि कोविड-19 का केस आ गया है। मैंने कहा मैडम मुझे थोड़ी ना पता है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, आप बताओ प्रोसेस क्या है, मैं वही फॉलो करूँगा। मेरे 4,500 रुपये चले गए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन आप फॉलो बताओ मेरे को करना क्या। उन्होंने कहा आगे से जाके एक पर्ची 100 रुपये की बनवा के आओ जो बनेगी। फिर वहाँ से उन्होंने पर्ची बनाई। वहाँ पर भी मेरी वाइफ डॉक्टर से बार बार कह रही थी कि मेरे को ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है। मेरी भाभी ने काफ़ी रिक्वेस्ट करके वहाँ पर जो एक डॉक्टर नहीं थी उनसे कहा मैम कुछ देर तो दे दो, तो उन्होंने ज़्यादा से हार्डली 5 से 10 मिनट उन्होंने ऑक्सीजन दिया। फिर उन्होंने कहा यहाँ से तुम ले जाओ। यहाँ पर उन्होंने मना क्यों किया? उन्होंने कहा सस्पेक्टेड कि कोविड-19, हाँ कोविड-19 के सस्पेक्टेड है, मतलब कुछ ही नहीं देखा, उनको बस यही डाउट था कि ये कोविड-19 की सांस फूल रही है और ये नहीं देखा कि ये सस्पेक्टेड है, हैं। बाकी ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं देखा कि क्या करना है, हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ से तुम ले जाओ जिम्स हॉस्पिटल, ठीक है, जो पड़ता है कासना में, ग्रेटर नोएडा। तो सर जी हम वहाँ भी लेके गए। मेरी वाइफ इस बीच में मेरे से ये वर्डिंग बोल रही थी कि आखिर मुझे डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। वो बार बार कहती रही कि मैं मर जाऊँगी, मैं तुम्हारा साथ छोड़ जाऊँगी, प्लीज़ मेरे को कहीं ना कहीं एडमिट कराओ, मेरे को ट्रीटमेंट दिलाओ। मैंने उसको बहुत कहा यार थोड़ा पेशेंस रख, कहीं ना कहीं होगा, ये दिलासा हम देते रहे, कंटिन्यू देते रहे। लेकिन जिम्स में पहुंचे जब लास्ट लगा कि यार जिम्स तो ले ही लेगा कोविड-19 का, चलो मैं ये भी मानने के लिए तैयार था कि मेरी वाइफ को चलो कोविड-19 है, तो एक बड़ा अस्पताल जो कोविड-19 का कहलाया जाता है उसमें भी तो इमरजेंसी में लिया जाता है। ये थोड़ी ना कि कोविड-19 तो मरने देगा, ये भी नहीं देखा कि वो प्रेग्नेंट है, उसको टाइम भी हो रहा है, कुछ भी नहीं, नथिंग है। तो उन्होंने जिम्स हॉस्पिटल में गए। जिम्स हॉस्पिटल में जैसे पहुंचे मैंने वहाँ पर उनसे बात करी, जो इमरजेंसी में बना रखा था वो माइक पे बात कर रहे थे। मैंने उनसे बोला सर मेरी वाइफ की कंडीशन अच्छी नहीं है, आप प्लीज़ करके मेरी वाइफ को एडमिट कर लो। उन्होंने ये तक का नहीं देखा कि एम्बुलेंस में जाके देखे तो सही कि आखिर पेशेंट के साथ सिचुएशन क्या है। वहीं से मेरे को ये बोल दिया यहाँ पर कोई बेड नहीं है, लो मैं लिख के, मैंने कहा सर अगर यहाँ बेड नहीं है आप कहीं डॉक्टर हॉस्पिटल लिख दो, पर्टिकुलर हॉस्पिटल लिख दो कि हम यहाँ से भेजेंगे और वहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा। वो कह रहा है मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, मेरे को अथॉरिटी नहीं है, मैं खाली ये लिख सकता हूँ कि यहाँ बेड नहीं है। और उसने एक नीचे उस समय, अब मैं पर्ची को देख रहा हूँ ढंग से, क्योंकि अब मैं अपनी वाइफ को विदा कर चुका पूरी तरीके से, तो अब मैं होश में हूँ, तो मैं देख भी रहा हूँ कि उसमें उस पर्ची में लिखा भी क्या था। उसने मतलब ये लिखा हुआ है कि कोविड सस्पेक्टेड केस है, तो इसका मतलब उन्होंने वो करते हुए बेड नहीं दिया और उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया। फिर वहाँ पर खड़ा होकर के मैंने 108 को कॉल करी, उस समय मेरा 108 कॉल नहीं लगा। फिर मैंने थक के 112 पे, मेरे को किसी ने बताया यार तू वहाँ खड़ा है तो एटलीस्ट 112 पे फ़ोन कर। उस बीच में मैं अपनी वाइफ को एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन कंटिन्यू दिला रहा था, क्योंकि मेरे को अपनी वाइफ को जीवित रखना था जब तक वो एडमिट ना हो जाए, हैं। मैंने एम्बुलेंस वाले से भी रिक्वेस्ट करी प्लीज़ यार तू हमें थोड़ा कोऑपरेट कर यार, हम तेरा जो भी पेमेंट होगा वो हम पेमेंट देंगे यार, तू बस हमारे साथ रह। वो बंदे ने पेशेंस दिखाया, वो कंटिन्यू हमारे साथ रहा, ऑक्सीजन मेरे वाइफ को वो कंटिन्यू देता रहा, है। फिर 112 पे हम लोगों ने कॉल भी की। जब 112 पे कॉल करी तो पुलिस वाले भी आए, ऐसा नहीं है, लेकिन
आधा घंटा 1 घंटा करीब लग गया था उस कंडीशन में। उस कंडीशन में क्या है, हम हॉस्पिटल के कई जो जहाँ बता रहा था वहीं के रास्ते के बीच में थे। फिर उन्होंने हमें पर्टिकुलर लोकेशन पूछा कि आप लोग कहाँ पर हो। फिर हमने बताया कि सर हम यहाँ पर हैं। फिर वो पुलिस वाले आए, 2 पुलिस वाले मेरे साथ आए जो मोटरसाइकिल से आए थे हैं। उन्होंने भी वहाँ जाकर माइक पे रिक्वेस्ट करी डॉक्टर से कि सर इसके पेशेंट को ले लो, जिम्स हॉस्पिटल में ही, कि इसके बंदे को ले लो। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस वालों से ही बोल दिया हमारे पास बैट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने इनको लिख के दे दिया, बल्कि और ये बोल रहा मैंने लिख के दे दिया इन्हें, ठीक है, बहुत आसान कर दिया कि लिख के दे दिया कि हाँ जी अब तो तुम कहीं भी ले आ सकते हो। फिर क्या हुआ, मैं ऐसी और पूछा, मैंने बातचीत करी है तो मेरे को बताया कि मैक्स हॉस्पिटल एक गाजियाबाद में भी है कि वहाँ भी ले सकते हैं। फिर मैं एम्बुलेंस सीधी मैक्स 30-35 किलोमीटर, ठीक है, रन कराते हुए मैक्स हॉस्पिटल ले गया गाजियाबाद। हाँ, जिम्स के बाद मैं कंटिन्यू, फिर ये लगा लो 1 से 1.5 घंटे का सफ़र मेरी वाइफ ने वही कंडीशन में, बहुत बुरी कंडीशन में वो करी। फिर जैसे ही वहाँ पहुँचे, फिर मैंने अपनी वाइफ को यही बोल दिया था कि मैं अभी तुम रुकना, मैं पहले डॉक्टर से बात करता हूँ। डॉक्टर को लेके आया, बस खाली एम्बुलेंस में देखा है। फिर उन्होंने कहा देखो आओ, यहाँ तो बेड खाली है नहीं, और ऐसा करो तुम लेके कहीं चले जाओ। उन्होंने भी मतलब कहने का मतलब हाथ खड़ा कर दिया। फिर एम्बुलेंस वाला भी कहने लगा भाई मैं करूँ क्या। मैंने कहा प्लीज़ यार अभी थोड़ा और, अभी कर यार थोड़ा और। मैंने कहा ऐसा कर अब तो जिम्स ही ले चल, दोबारा देखेंगे कि वहाँ होता है नहीं होता। फिर दोबारा हम जिम्स हॉस्पिटल लगे। जैसे जिम्स हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर वो वाइफ को जैसी क्या नाम है व्हीलचेयर लाए और ऑक्सीजन मास्क हटा कर हमने कहा कि व्हीलचेयर पे अंदर ले आते हैं। वो वहीं डेथ कर गई थी। फिर डॉक्टरों ने उसको, टाइम कितना था जिस टाइम? वो 7:30 से 8 बजे के बीच का टाइम था। 7:30 ही था, 7:30 8 के बीच। क्योंकि मेरे को 7:38 पे वो डॉक्टर ने कुछ बात कर रही थी कि इससे साइन कराओ, इतना टाइम हो रहा है, मुझे इतना पता है। वो टाइम यही रहा। तो ये पूरी घटना मेरे साथ रही है और ये मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप क्या चाहते हैं कि मैं ये चाहता सरकार हूँ से कोई न्याय की गुहार या कोई इन हॉस्पिटलों के खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए? इन हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। मेरे को यही है कि न्याय मिलना चाहिए। और जितने भी जिन हॉस्पिटलों में दौड़ा हूँ मैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो आज मेरे साथ हुआ है, भगवान ना करे किसी और, क्योंकि इस समय मेरी वाइफ नहीं, यहाँ 2 लोगों की जान गई है। और अगर वैसे देखा जाए इनडायरेक्टली तो हम 4 जने मरे हैं। मेरा बेटा भी है जिसमें कि 6 साल का। आज की डेट में मेरा साथ कौन देगा? मेरा बेटा, परसों उसका बर्थडे है। अभी तो हमने उसको दिलासा दे रखी है यार तेरे लिए ना बाबू लेने गए हैं हॉस्पिटल से, हम तेरे को बाबू ला के देंगे। अब परसों वो बर्थडे वाले दिन बोलेगा कि मेरा बाबू कहाँ है या मेरी मम्मी कहाँ है, तो उसका मैं क्या एक्सक्यूज़ दूंगा, कैसे समझाऊंगा मैं? तो इसका कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिसपे ये बातें होती है, जिसपे बीतती है, बस वही जानता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो आज हमारे साथ हुआ वो किसी फर्दर किसी लेडीज़ के साथ या किसी पेशेंट्स के साथ ऐसे ट्रीट ना करें। क्योंकि आदमी आधे से ज़्यादा पहले तो ऑलरेडी बीमार है, फिर ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हो, ऐसा बिहेव कर रहे हो कि आदमी आधे से ज़्यादा वहीं टूट जाता है। वो कुछ कहने लायक नहीं रहता कि यार जब हमारे साथ बदसलूकी, कपड़े फेंक रहे हो, उसके हस्बैंड से तुम बेतुक बातें कर रहे हो, तो क्या मतलब बनता है? एटलीस्ट आप दवाई कैसी भी दे रहे हो, पेशेंट को प्यार से तो बात करनी चाहिए। उसका जो पेशेंट का मनोबल बढ़ जाता है यार, हमें एटलीस्ट अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, वो उसके प्यार से ही उस ठीक होने लगता है। लेकिन जब इतनी बदतमीजी से बात करोगे तो आई थिंक कोई भी जिंदा नहीं रहेगा।